नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों का। आज कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 सिविक्स का जो चैप्टर है हास्यकरण की समझ, उसका शेष भाग है आज हम देखेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने हास्यकरण किया है, किस प्रकार से जो आदिवासी समुदाय था उनको सारी परेशानियों को झेलना पड़ रहा था, वो हमने बहुत से बारीक से देखा। देखते हैं अब आगे अल्पसंख्यक और हास्यकरण। देखो, अल्पसंख्यक नाम से ही पता चलता है कि जिनकी संख्या अल्प हो, कम हो। कि अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, यानी कि उनकी जो संख्या होगी दूसरों की तुलना में कम होगी। तो ऐसे जो समुदाय के लोग होंगे उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। हास्यकरण में केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो जिस समुदाय की संख्या बहुत कम है वो केवल अल्पसंख्यक कहलाएंगे, उसे हास्यकरण कहलेगा, लेकिन उसमें भी जो सामाजिक व सांस्कृतिक जो परिणाम होते, क्रियाकलाप होते, वो भी उसमें शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए कि हमने जो इकाई 1 था उसमें पढ़ा था कि जो भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि जो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति के को प्रभावित कर सकती है ना। यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनका भी वहाँ उस क्षेत्र के अंदर, उस इलाके के अंदर उनका दबदबा बना रहेगा। इसीलिए छोटे समुदाय के लोग हाशिए पर खिसकते चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी उसे जो संख्या में कम समुदाय के लोग होंगे वो उसका कभी भी उसका सामना नहीं करेंगे, उसकी तरफ कभी जाएंगे नहीं, उनसे दूरी बनाकर रहते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान की जरूरत पड़ती है। यानी कि कोई भी ऐसा कोई काम आता है, प्रसंग आता है, तो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ वहाँ पे सुरक्षा दी जाती है ताकि वो लोग ये अपने जो संस्कृति हो बरकरार रख सके। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उनको लगता है कि अगर हमने कुछ नया काम किया या ऐसा कोई त्यौहार मनाया, ऐसे कोई उन्होंने समाज के अंदर जीना शुरू कर दिया, तो जो उन समय क्या होता है कि जो बड़े समुदाय के लोग होते हैं उनका उनको डर रहता है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था के लिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। यानी कि जो भी हमारे अधिकार दिए गए हैं वो सभी को समान मानना पड़ेगा। अध्याय 5 में भी हमने देखा था कि कानून के जितने भी रखने का जो मौलिक अधिकार है ना, वो भी जो साकार करने में न्यायपालिका है वो एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी को भी जो उनके अधिकार है उसको छीन लिए जाती है तो आप ही न्याय पा सकते हो और उसमें बराबरी का हक ले सकते हो। अब देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि कुछों को जो हास्यकरण है वहाँ पे हाईलाइट कर, उदाहरण के लिए यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक में जो मुसलमान जो समुदाय है उनको एक हास्यकरण की भावना से देखा जाता है। क्यों, किस प्रकार से, वो हम आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना, विद्यार्थी मित्रों याद रखना है कि हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। तो लास्ट 2011 में हुई थी, अभी जो आने वाली है जनगणना है वो 2021 में होगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि जो डेटा है हमारा 10 साल जो पुराना है, जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। देखो इतनी थी, अभी तो काफ़ी बढ़ गई होगी, नया डेटा आएगा तभी आप हमको मालूम पड़ेगा। मुस्लिम जो को हाशिए समुदाय माना जाता है, क्यों? क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक, आर्थिक व विकास के उतने लाभ नहीं मिले, इसलिए उसे क्या है, थोड़ा पिछड़ा हुआ है। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों श्रेणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं,
साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। अब देखते हैं कि उनकी मूलभूत सुविधाएं उनके पास कितनी है, साक्षरता में वो कितने आगे है और सरकारी नौकरियां कितनी ले सके हैं। तो डेटा के माध्यम से हम, आंकड़ों के माध्यम से हम उसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि मूलभूत सुविधाएं। देखते हैं कि धार्मिक समुदाय, यहाँ पे देखो धर्म के बारे में दिया है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख है, किसके पास पक्का घर है और बिजली है और नल का पानी है। तो देखते हैं कि देखो हिंदू है तो उनके पास पक्का घर 65.4% है, बिजली है 75.2% है और नल का पानी 43.7% है। तो बाकी जो हिंदू ईसाई सिख उनकी तुलना है बराबरी है जो मुस्लिम समुदाय के साथ करते हैं, तो देखो तीनों तीन में वो पीछे है। 63.8 जो भी पक्का घर किसी का इतना नहीं है, बिजली भी देखो 67.2% ही उनके पास है और नल का पानी भी 35.8% ही वो ले सके, है ना। तो बाकी तीनों तीन के आधार पर देखो जो मुस्लिम समुदाय हो काफ़ी पीछे, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है। दूसरा है कि विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर, देखो कितने लोग पढ़े लिखे है ना। तो कुल है देखो 74% है, उसमें से हिंदू 63% जो पढ़े हुए है और मुस्लिम है जो 57 है ना। बाकी धर्मों के देखो ईसाई सिख बौद्ध जैन, तो उनकी जो आबादी काफ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन कंपेयर टू मुस्लिम वो बाकी सब आगे है, मुस्लिम ही केवल पीछे रहा है। अब तीसरा देखो पॉइंट देखो उसका कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत। तो देखो आबादी देखो 30.5% आबादी है उनकी, उसमें से देखो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईपीएस में 3, आईएएस में 3, भारतीय पुलिस सेवा में 4%, भारतीय विदेश सेवा में 1.8%, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयाँ है उसमें 3.3%, राज्य स्तरीय है उसमें 10.8% और बैंक एवं रिजर्व बैंक के अंदर देखो केवल 2.2% है। तो काफ़ी जो उनकी जो आबादी की तुलना के जो सरकारी नौकरियों की बात किया जाए तो काफ़ी वो पीछे है। तो ये आंकड़े क्या बताते हैं, तो आंकड़े बताते हैं कि मुसलमान के जो विकास के विभिन्न आसन के तौर पर वो पिछड़े हुए हैं, उनको इतना मौका नहीं मिला गया है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, वो हम आगे देखेंगे। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और ये जांच की कि किस प्रकार से इसको आगे ला जा सके। तो उस टाइम के जो न्यायमूर्ति थे राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई एक समिति का गठन किया गया, जिसमें बोला गया कि भारत में मुस्लिम समुदाय के जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया जाए। समिति के रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य इस समुदाय के मिलती जुलती है ना। इसीलिए हमारे जो भारत देश के अंदर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है वो भी क्या है कि उसे भी हास्यकरण माना जाता है। तो उनसे जुड़ी हुई ये जो मुसलमानों की परिस्थिति भारत देश के अंदर है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक की स्कूल की शिक्षा ले पाते हैं, है ना। क्योंकि इतना वो केवल देखो 7 से 16 जो उम्र है वो पढ़ने की है, उसमें एडमिशन लेते हैं। तो दूसरे धर्मों की तुलना की जाए तो काफ़ी वो इतना बच्चे उनकी काफ़ी कम मात्रा में देखे जाते हैं। देखो यहाँ पे एक मुस्लिम जो जो महिला है उनका एक यहाँ पे जिक्र किया गया है कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिसने जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया, है नहीं। जैसे सांप्रदायिक रूप ले लेते हैं, अपने संप्रदाय के रूप में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आमना सामना भिड़ जाते हैं। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी कि सलवार कमीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदल कर जीन्स और टी शर्ट पहन ले, है ना।
अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया, और मुझे यह बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है, और क्या यही पहचान सारे खतरों को और भेदभाव की जड़ है ना। देखो, ऐसी भी परेशानियों का हमें कभी कभार सामना करना पड़ता है। मुसलमानों की आर्थिक व सामाजिक हास्यकरण के पहलू। देखो, कौन कौन से ऐसे पहलू है जिसकी वजह से वो एक हास्यकरण बन गया है। कि मुसलमानों में कई सारे ऐसे भी रीति रिवाज और व्यवहार जो मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। उनकी आप देखो, रिवाज देख लो, व्यवहार देखो, तो बाकी सभी धर्मों से काफ़ी अलग देखने को मिलता है। तो क्या है कि अलग होने के कारण ये क्या है, एक हास्यकरण बन गया है। कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेज टोपी का चलन दिखाई पड़ता है, जो बाकी धर्मों में ऐसा कहीं दिखने को मिलता नहीं है। ये भी कारण रहता है। इसी भलीभांति से कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों यानी कि अलग जो धर्म है उनके जैसे नहीं है। यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है ना। तो यही ये कुछ कारण है। देखो, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो क्या करती है, एक आंदोलन के रूप में आगे आती है और एक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है, जो उनके साथ अलग अलग जो अटैक के जो है ना, मुस्लिमों के ऊपर जो वुमन के ऊपर राइट्स है, महिलाएं अधिकार है, वो भी पाने के लिए सामने आ जाती है। तो ये भी उनका एक अधिकार है। मुसलमानों की ऐसी सामाजिक हास्यकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहता है, यानी कि काफ़ी सालों से एक ही जगह पे उन्हीं भली भांति जो उनका रीति रिवाज परंपरा जी आ रहे, उसे कहा जाता है गेटोइजेशन, है ना। कभी कभी यही पूर्वाग्रह और घृणा और हिंसा का जन्म देता है कि उसी क्षेत्र में बार बार उनकी जो परंपरा है, उनकी जो रीति रिवाज है, और यहीं पे रहते हैं, तो बाकी कहीं और जगह पे जाएंगे तो उस इलाके में क्या रहेगा, पूरा एक वहाँ पे एक हास्यकरण बन जाता है। इस अध्याय में हमने मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण के बीच संबंध को देखा। आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा कि किस प्रकार से ये अलग अलग जो मुसलमान है, आदिवासी समुदाय है, उनको हास्यकरण का जो एक तरफ से देखा जाए तो उसको एक हास्यकरण बनाया गया है। हास्यकरण एक जटिल परिघटना है जो आसानी से निकलने वाली नहीं है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियाँ, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। आसानी से एक ही कुछ चंद घंटों में या मिनटों में मिटने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की सुरक्षा में हम सभी को बराबर जिम्मेदारी बनती है। अगर यही सबके दिल में, सभी समाज के धर्म के जो लोग हैं उनके मन में रहेगा कि समान जीना है, तभी ये जो जिम्मेदारी है, जो ये हास्यकरण का जो है वो खत्म हो सकेगा। तभी हम विविधता की रक्षा कर पाएंगे और हमारे देश को समानता के प्रति प्रतिबद्धता का साकार कर पाएंगे, है ना। तभी हमारा देश है एक साथ बनकर आगे आ सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, जिसका निष्कर्ष देखते हैं हम कि हमने क्या क्या पढ़ा और किस प्रकार से हमने मेन जो मुख्य बात है उनकी चर्चा की। हमने पढ़ा कि हास्य समुदाय होने का क्या मतलब होता है, उनके अनुभवों के बारे में बस समझने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से उनको एक हास्य के रूप में देखा जा सकता है। समुदायों के हास्य पर रह जाने के अलग अलग कारण है कि देखो, अभी जिस प्रकार से शिक्षा की बहुत सारे से मुसलमान की जो हम देखते हैं कि गलत फहमियाँ होती कि वो उजागर नहीं होते, आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे क्या है, स्कूल जाना शुरू गए, अपना जो मदरसा होता है उसमें जाते और पढ़ना शुरू करते हैं। तो मुसलमानों के जो 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे हैं वो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यानी कि उनमें भी अभी शिक्षा का जो है धीरे धीरे अभी बढ़ावा मिल रहा है। हास्यकरण का संबंध अभाव, यानी कि हमें कोई पूरी जानकारी नहीं है। पूर्वाग्रह, यानी कि पूर्व के जो पहले की जो आ रही जो परंपरा है,
हमारे मन में बैठ गई है और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है जो हास्यकरण का शिकार हुआ है। इसके बावजूद हास्य समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है, यानी कि उसमें भी बदलाव ला सकते हैं। कब? जब एक पूरे समाज के लोग, देश के लोग सभी समानता के बराबर उसको जिएंगे, मानेंगे, तभी ये पूरा हो सकेगा। हास्य समुदाय अपने सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकार, विकास और अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं, तभी ये पूरा है हास्यकरण गए वो ख़त्म हो सकेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने ये चैप्टर ख़त्म किया। मैं आशा रखता हूँ कि आपको पूरी जानकारी इस चैप्टर के अंदर से मिल गई होगी। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे जो कमेंट्स बॉक्स में आप जो हमारी आपका प्रश्न है वो भेज सकते हो। आभार।